सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षकों के अपनी YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। आज का वीडियो उत्तराखंड के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। चूँकि नवीन शैक्षिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है तथा नवीन शैक्षिक सत्र शुरू होने के साथ साथ समय विभाजन चक्र को भी बनाया जाता है प्रत्येक विद्यालय में। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि वर्तमान में जो शासनादेश चल रहा है उसके अनुसार शिक्षकों को कितने वादन और किस स्तर तक पढ़ाने चाहिए। साथ ही प्रधानाचार्य, सहायक अध्यापक व प्रवक्ता साथियों के लिए वादन के क्या नियम हैं, टाइम टेबल किस नियम के अनुसार बनाया जाता है। आज के वीडियो में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं। जो भी शिक्षक साथी चैनल में पहली बार आए हैं या जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हमारा निवेदन है कि कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल में जाके क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि वर्तमान में जो शासनादेश अभी चल रहा है उसके अनुसार प्रधानाचार्य, प्रवक्ता साथी व सहायक अध्यापकों के लिए प्रति सप्ताह कितने वादनों का प्रावधान किया गया है। स्क्रीन में आपको शासनादेश संख्या 1092 माध्यमिक दिनांक 19 अगस्त 2009 के मानकों के अनुरूप छात्र संख्या अनुसार प्रत्येक कक्षा में अनुभागों का पूर्व गठन करते हुए विषयवार वादनों का निर्धारण दिख रहा है। इसमें प्रधानाचार्य महोदयों के लिए 12 वादन प्रति सप्ताह अर्थात 2 वादन प्रतिदिन का प्रावधान रखा गया है। प्रवक्ता साथियों के लिए 30 वादन प्रति सप्ताह अर्थात 5 वादन प्रतिदिन का प्रावधान रखा गया है तथा सहायक अध्यापकों के लिए 36 वादन प्रति सप्ताह अर्थात 6 वादन प्रतिदिन के लिए रखा गया है। अब एक प्रश्न यह आता है कि प्रधानाचार्य किन किन कक्षाओं में वादन ले सकते हैं। यदि संबंधित विद्यालय में प्रधानाचार्य महोदय जिस विषय में पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं उस विषय के प्रवक्ता साथी का पद रिक्त हो तो प्रधानाचार्य महोदय उस विषय को ले सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में वे कक्षा 6 से 12 तक किसी भी कक्षा में कोई सा भी वादन ले सकते हैं, क्योंकि शासनादेश में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है कि वे किन कक्षाओं का वादन लेंगे और किन कक्षाओं का वादन नहीं लेंगे। अब एक प्रश्न यह भी आता है कि यदि किसी प्रवक्ता साथी के 30 वादन पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो उन्हें कौन सी कक्षा के वादन आवंटित किए जाएंगे। यदि 19 अगस्त वर्ष 2009 के शासनादेश के बिंदु संख्या 2 को हम पढ़ते हैं तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, सर्वप्रथम विद्यालय में प्रवक्ताओं के कालांशों का आवंटन किया जाएगा। अर्थात यदि विद्यालय में समय विभाजन चक्र या टाइम टेबल बन रहा है तो सबसे पहले टॉप टू बॉटम की ओर हम जाएंगे टाइम टेबल बनाते समय, ना कि बॉटम टू टॉप की ओर। अर्थात पहले प्रवक्ताओं के कालांशों का निर्धारण होगा, उसके पश्चात LT सहायक अध्यापक के कालांशों का निर्धारण किया जाएगा। इंटर स्तर पर कालांशों के आवंटन के पश्चात अवशेष कालांश कक्षा 6 से 10 तक की कक्षाओं में आवंटित किए जाएंगे। प्रवक्ताओं को इंटर कक्षाओं में कालांश आवंटित किए जाने पर यदि उनके निर्धारित कालांश पूर्ण नहीं होते हैं तो उन्हें कक्षा 6 से लेकर 10 तक की कक्षाओं में संबंधित विषयों के कालांश आवंटित किए जाएंगे। अन्यथा की स्थिति में सामान्य या सामाजिक विषय अथवा जो उनके विषय स्नातक स्तर पर हों आवंटित किए जाएंगे। इसी आदेश के बिंदु संख्या 3 को हम पढ़ते हैं। भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान के प्रवक्ताओं के यदि कालांश शेष रहते हैं तो उन्हें कक्षा 6 से 10 तक की विज्ञान कक्षाओं का दायित्व सौंपा जाएगा। इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र आदि मानविकी विषयों के अध्यापकों को इंटर कक्षाओं के अतिरिक्त यदि उनके 30 वादन पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं इंटर कक्षाओं में तो उनको कक्षा 6 से 10 तक की कक्षाओं में सामाजिक विषय आदि जो उनके स्नातक स्तर पर विषय हों आवंटित किए जाएंगे। यदि किसी विद्यालय में सहायक अध्यापक LT विज्ञान का पद भरा हुआ है और अध्यापक मौजूद है तथा उसी विद्यालय में प्रवक्ता भौतिकी, रसायन या जीव विज्ञान के कालांश शेष रह जाते हैं तो उन्हें कक्षा 6 से 10 तक की विज्ञान कक्षाओं का दायित्व तो सौंपा जा सकता है, परंतु कक्षा 10 के विज्ञान का दायित्व सौंपने से बचें, क्योंकि कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा का परिणाम सहायक अध्यापक LT के खाते में काउंट होता है। इसी प्रकार यदि विद्यालय के अन्य विषयों में सहायक अध्यापक LT पहले से ही तैनात हैं तथा मानविकी विषयों के प्रवक्ताओं के कालांश पूर्ण न होने की दशा में उन्हें कक्षा 6 से 10 तक के पीरियड आवंटित किए जाते हैं तो उन्हें भी कक्षा 10 के पीरियड देने से बचें, क्योंकि फिर कक्षा 10 के रिजल्ट का डिस्प्यूट होने की पूरी संभावना रहती है कि वह किसके खाते में काउंट होगा। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह आता है कि क्या सहायक अध्यापक LT से इंटर स्तर की कक्षाओं को पढ़वाया जाना उचित है। जिस प्रकार प्रवक्ता साथियों को कक्षा 6 से 10 तक की कक्षाओं को भी पढ़वाया जाता है, उसी प्रकार क्या LT शिक्षक साथियों से कक्षा 11-12 की कक्षाओं को पढ़वाया जाना उचित है। तो शासनादेश में इस प्रकार की व्यवस्था का कोई भी उल्लेख नहीं है। शासनादेश में केवल प्रवक्ता साथियों के लिए यह उल्लेख किया गया है कि यदि उनके कालांश की संख्या 30 से कम होती है तो उन्हें कक्षा 6 से 10 के पीरियड भी आवंटित किए जाएं।
परंतु यदि किसी सहायक अध्यापक एलटी साथी का किसी विषय विशेष को इंटर स्तर की कक्षाओं को पढ़ाने में पर्सनल इंटरेस्ट है तो वह प्रधानाचार्य से अनुरोध करके संबंधित विषय का वादन ले सकता है। परंतु इस शासनादेश के अनुसार किसी भी प्रधानाचार्य के द्वारा अपने अधीन कार्यरत सहायक अध्यापक एलटी को इंटर स्तर की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए जबरन मजबूर नहीं किया जा सकता। इस आदेश के बिंदु संख्या 4 को हम पढ़ते हैं। खेल, व्यायाम, स्वास्थ्य शिक्षा, विद्यालय अनुशासन, क्रीड़ा प्रतियोगिताओं की तैयारी, विद्यालय प्रांगण, मैदान बनवाना, रखरखाव, सदन, विद्यालय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन, खेल एवं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन आदि कार्य व्यायाम शिक्षक को सौंपे जाएंगे। बिंदु संख्या 5 में यह स्पष्ट है कि यदि किसी शिक्षक साथी के पास पुस्तकालय, वाचनालय का प्रभार या परीक्षा का प्रभार हो तो उक्त प्रभार के सापेक्ष उनका एक पीरियड प्रतिदिन का माना जाएगा। मतलब कि यदि परीक्षा प्रभारी हैं कोई या वाचनालय प्रभारी हैं या पुस्तकालय प्रभारी हैं तो उनका एक पीरियड इस प्रभार के सापेक्ष मान लिया जाएगा। यदि किसी प्रवक्ता साथी के पास उक्त प्रभार हैं तो उनके 30 पीरियड की जगह 24 पीरियड टाइम टेबल में फीड किए जाएंगे। इसी प्रकार से यदि किसी सहायक अध्यापक एलटी के पास उक्त प्रभार हैं तो उनके 36 पीरियड की जगह टाइम टेबल में 30 पीरियड की फीडिंग की जाएगी। अब हम आपको स्क्रीन में कक्षा 6 से 12 तक संचालित विषयों के वादनों का आकलन दिखा रहे हैं। सबसे पहले कक्षा 6 से 8 तक के विषयों का आकलन देखिए, फिर कक्षा 9 से 10 तक के और फिर कक्षा 11 से 12 तक के। तो कक्षा 6 में हिंदी के भी 6 पीरियड प्रति सप्ताह, अंग्रेजी के भी 6 पीरियड, विज्ञान प्रौद्योगिकी के भी 6 पीरियड और जो भी विषय लिखे गए हैं उसके अनुसार आप देख सकते हैं कुल 48 पीरियड। वैसे कक्षा 7 में भी 48, कक्षा 8 में भी 48 पीरियड होते हैं। कक्षा 9 व 10 में हम देखेंगे तो इसमें भी 48 पीरियड अंत में निकल के सामने आ जाते हैं। कक्षा 11 व 12 में भी 48 पीरियड निकल के सामने आ जाते हैं। कुछ विद्यालय वर्तमान समय में भी पर्यावरण विषय को एक अलग विषय के रूप में समय विभाजन चक्र में स्थान दे रहे हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एनसीईआरटी की बुक्स लागू होने के पश्चात पर्यावरण विषय को सामाजिक विज्ञान का ही एक हिस्सा माना जाना चाहिए, ना कि कोई अलग विषय। वैसे भी जब आप अपनी वार्षिक गोपनीय आख्याएँ अब ऑनलाइन भरेंगे तो उसमें कक्षा 6, 7, 8 के जो विषय दे रखे हैं उनमें पर्यावरण विषय को कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। यदि किसी विद्यालय में किसी विषय के मुख्य विषय अध्यापक पहले से ही मौजूद हैं तथा उस विषय को किसी अन्य विषय के शिक्षक साथी को आवंटित किया जाता है तो यह सरासर नियम विरुद्ध है। जैसे कई विद्यालयों से यह शिकायतें मिलती हैं कि यदि विद्यालय में कक्षा 6 से 10 तक पढ़ाने के लिए विज्ञान अध्यापक मौजूद है परंतु विज्ञान का पीरियड कक्षा 6 से 10 तक कोई एक किसी अन्य विषय अध्यापक को आवंटित किया जा रहा है तो यह सरासर गलत है। अब बात करते हैं मिड डे मील के प्रभार की। मिड डे मील के प्रभार के लिए यह स्पष्ट लिखा गया है कि मिड डे मील का प्रभार ऐसे शिक्षक साथियों को दिया जाए जिन शिक्षक साथियों के साप्ताहिक कालांशों की संख्या अन्य शिक्षक साथियों के निर्धारित कालांशों की संख्या से कम होती है। सामान्यतः सहायक अध्यापक व्यायाम व सहायक अध्यापक कला के साप्ताहिक कालांशों की संख्या अन्य शिक्षक साथियों के निर्धारित जो कालांश होते हैं 36 उससे कम होती है। इनकी यह संख्या 19 से 22 के बीच में होती है। यही कारण है कि सहायक अध्यापक व्यायाम व सहायक अध्यापक कला को मिड डे मील का प्रभार देने की प्रेफरेंस दी जाती है। सहायक अध्यापक व्यायाम व सहायक अध्यापक कला के अलावा सहायक अध्यापक गृह विज्ञान को भी मिड डे मील का प्रभार दिया जाता है क्योंकि इनके भी कालांशों की संख्या अन्य साथियों की अपेक्षा कम होती है। परंतु यदि कोई अन्य विषय के शिक्षक साथी अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे मिड डे मील का प्रभार लेना चाहें तो वे अपने प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध कर सकते हैं। वर्तमान समय में कई विद्यालयों में भी सहायक अध्यापक व्यायाम व सहायक अध्यापक कला के अलावा अन्य विषयों के शिक्षक साथियों व प्रवक्ता साथियों को भी मिड डे मील का प्रभार दिया गया है। क्लास टीचिंग के लिए यह स्पष्ट है कि क्लास टीचर ऐसे विषय अध्यापकों को बनाया जाए जो किसी कक्षा में कोई न कोई विषय पढ़ाते हों। वर्तमान समय में लगभग अधिकांश विद्यालयों में गेस्ट टीचर्स भी मौजूद हैं तथा वे अपने दायित्वों को बखूबी निभा रहे हैं। उनको व्यवस्था के लिए ही विद्यालयों में रखा गया है। कई प्रधानाचार्यों द्वारा यह कहा जाता है कि अतिथि शिक्षकों को कक्षाध्यापक नहीं बनाया जा सकता, परंतु शासन का ऐसा कोई भी आदेश नहीं है जिसके तहत यह कहा जाए कि अतिथि शिक्षकों को कक्षाध्यापक नहीं बनाया जा सकता। पूर्व में अतिथि शिक्षकों के लिए जो व्यवस्था थी उसमें 89 डेज के बाद उनको एक ब्रेक दिया जाता था, जिस कारण से विद्यालय की व्यवस्थाएं थोड़ी बाधित हो जाती थी। परंतु वर्तमान समय में अब उनके 89 डेज की भी बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। वैसे भी शासन के द्वारा अतिथि शिक्षकों को रखने का कंसेप्ट ही यही था कि विद्यालय के कार्य सुचारू रूप से चलते रहें और विद्यालय के कोई भी कार्य बाधित ना हो। वर्तमान समय में यह कहीं भी नहीं लिखा गया है कि अतिथि शिक्षकों से हम क्लास टीचिंग का कार्य नहीं ले सकते। शासन के द्वारा उनका चयन विषय अध्यापक के रूप में ही किया गया है। यही कारण है कि उनसे भी हम क्लास टीचिंग का कार्य ले सकते हैं।
इसी आदेश में संलग्न करके एक समय विभाजन चक्र का नमूना दिया गया है किसी इंटर कॉलेज का, तो उसको भी आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए कि यह समय विभाजन चक्र किस तरीके से बनाया गया है। आपकी स्क्रीन के सामने यह समय विभाजन चक्र है। देहरादून का यह कोई इंटर कॉलेज है और नवीन व्यवस्था के आधार पर वादनों का अनुभागवार विवरण यहाँ पर दे रखा है। यदि इस वीडियो में दिखाए गए शासनादेश की प्रति आप शिक्षक साथी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर हमने इस शासनादेश की प्रति को डाउनलोड करने का एक लिंक दे रखा है, उसमें आप क्लिक करें तो यह शासनादेश की प्रति आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यह सभी शिक्षक साथियों का अपना ही चैनल है और इस चैनल के माध्यम से हम समय समय पर आपको विभाग से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करने का प्रयास करते रहते हैं। धन्यवाद।